Hello and welcome you all to this e-learning platform of Pardlo India and I'm your physics mentor Dimple। आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स के बारे में, कैसे उनका स्ट्रक्चर्स होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसके अंदर एक्यूमुलेट होते हैं और कौन कौन से मॉडल्स हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके का है, वो सब हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मॉडल्स। तो एटॉमिक, अगर हमें किसी का भी स्ट्रक्चर पढ़ना होता है तो हम एक तरीके से मॉडल तैयार करते हैं, रफ मॉडल, कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर या फिर उसकी संरचना होती है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया। सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल दिया वो दिया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसको हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। इसमें क्या था कि जे थॉमसन ने एटम को एक, जैसे वाटरमेलन होता है उसकी तरह एटम को कंसीडर किया, जिसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था वो, जैसे जो रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का, तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो पूरे इवनली स्प्रेड था पूरे एटम के अंदर। और जो जैसे वाटरमेलन के जो बीज होते हैं वो जो है वो किसको डिनोट कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स को। तो जे थॉमसन के मॉडल के अनुसार ये था कि जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के अंदर इवनली स्प्रेड है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके ऊपर एम्बेडेड है। तो ये था हमारा पूरा जे थॉमसन का स्ट्रक्चर। बट इसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो अपनाया नहीं गया, ये मॉडल जो है वो निग्लेक्ट कर दिया गया। इसके बाद रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया। जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो उन्होंने ऐसा दिया कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल को, एक गोल्ड फॉइल थी जो बहुत ही पतली, उसकी ऑलमोस्ट 10⁻⁷ मीटर की थिकनेस थी, 2 × 10⁻⁷ मीटर की थिकनेस थी। इतनी ज्यादा थिन फॉइल के ऊपर उन्होंने क्या करा? अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो होते हैं हीलियम के, ये होता है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे उन्होंने क्या करा? बम्बार्ड किया, जिससे उन्होंने क्या देखा उसके बाद, जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पर टकराए तो किस एंगल से वो डेविएट हुए, सारे क्रॉस कर गए या कितने एंगल से वो डेविएट हुए, वो सब उन्होंने स्टडी करा और उसके बेसिस पर उन्होंने क्या दिया? अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है इसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल जो है वो स्कैटर्ड हुए, कहां पर? गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड करने में। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने? एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया। वो जो सोर्स था वो था बिस्मिथ का, रेडियो एक्टिव एक सोर्स था बिस्मिथ। उससे उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, जिसकी एनर्जी क्या थी? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी हाई एनर्जी का अल्फा पार्टिकल था जिसकी एनर्जी थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो क्या है? वो इतनी पतली थिन गोल्ड फॉइल पर क्या करे गए? बम्बार्ड करे गए। उससे पहले जो ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल था उसके बीच में क्या था? एक लेड ब्रिक्स थे, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल है वो एक पूरी कॉल्यूमिनेटेड, एक सीधी लाइन में वो अल्फा पार्टिकल जो है वो उस थिन गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड हो सके। तो ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है और ये है हमारी गोल्ड फॉइल। जब अल्फा पार्टिकल इस पे हिट करते हैं तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकल गए बाहर। जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो कहां निकल गए? सीधे जो है वो गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके बाहर निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो थोड़े थोड़े एंगल से डेविएट हुए और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो थोड़े लार्जर एंगल से डेविएट हुए, और उनमें से 1 या 2 अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या है? वो रिबाउंड हो गए, मतलब जैसे गए उसी जगह से वापस बैक आ गए, मतलब रिबाउंड हो गए। 180 डिग्री का उनके अंदर जो है वो एंगल शिफ्ट हुआ। तो ये सब चीज जो थी उन्होंने क्या करी? ऑब्जर्वेशन करी कि जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, सबसे पहले क्या ऑब्जर्वेशन करी? कि अल्फा पार्टिकल जो है वो मोस्टली जो है वो उस गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर गए, मतलब ना डेविएट हुए, सीधा जो है वो जैसे हम गए और हमने क्रॉस कर दिया वो। तो उसका मतलब क्या था? कि मोस्टली जो एटम का पार्ट है वो क्या है? एम्प्टी है। तो पहली कंक्लूजन क्या थी? कि मोस्ट ऑफ
एटम इज एम्प्टी, मतलब कि एटम के अंदर बहुत सारा पार्ट जो है वो खाली स्पेस है, इसलिए जो है अल्फा पार्टिकल जो है वो अनडेविएटेडली वहां से क्रॉस कर गए। दूसरी क्या थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डेविएट हुए, कुछ एंगल से क्या हुआ, डेविएट हो गए। अब अगर अल्फा पार्टिकल जो है वो डेविएट हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ उन पर ऐसा चार्ज या ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा जिसकी वजह से वो क्या हुए, रिपल्सिव उन पे फोर्स लगा, और जिसकी वजह से क्या हुआ, वो डेविएट हो गए अपने पाथ से, क्योंकि उन पर रिपल्सिव फोर्स लगा। इसका मतलब ये था कि कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज है वहां पर जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो जो है उनके अंदर उनके पाथ में चेंज आया। और जो मैंने बताया कि 180 का फेज डिफरेंस आया, एक अल्फा पार्टिकल गया उसमें 180 का फेज डिफरेंस आया, वो एकदम रिबाउंड हो गया। क्या हुआ, अपने पाथ से रिबाउंड हो गया, मतलब गया और वही पाथ उसने रिट्रेस करा। तो ये जो अल्फा पार्टिकल था, इससे ये पता चला कि जो सेंटर में बहुत ही ज्यादा डेंस पॉजिटिव चार्ज है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा है कि उससे इतनी ज्यादा रिपल्शन हुई कि वो वहां गया, और इतनी ज्यादा रिपल्शन हुई कि वो बाउंस बैक हो गया। तो इस वजह से पता चला कि सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है एटम के, जो बहुत ही ज्यादा डेंस है और बहुत ही ज्यादा उसमें पॉजिटिव चार्ज है। ये बोला गया कि एटम का जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा कहां पर है, न्यूक्लियस के अंदर सिचुएटेड है। और इसी चक्कर में न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो किसके नाम दी गई, रदरफोर्ड के नाम, क्योंकि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से ही पता चला कि सेंटर में, क्योंकि इतना ज्यादा डेविएशन आ रहा था, एकदम से रिबाउंड हो रहे थे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि सेंटर में इतना ज्यादा डेंस और पॉजिटिव चार्ज रखा गया, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा रिपल्शन हो रही है। तो ये क्या है, न्यूक्लियस कहा गया, जिसकी डिस्कवरी किसके नाम दी गई, रदरफोर्ड के। कि एंटायर पॉजिटिव चार्ज जो भी एटम का है वो कहां पर है, हमारा सेंटर में है, जिसकी वजह से 180 का बाउंस बैक हुआ। रदरफोर्ड ने जो एटम का स्ट्रक्चर दिया वो यही दिया कि सेंटर में एटम का मोस्टली पार्ट तो एम्प्टी है, सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज रहता है, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, बाहर जो है वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के बाहर जो है वो न्यूक्लियस के बाहर जो है वो रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि हमारा प्लैनेटरी मोशन होता है। प्लैनेट में क्या होता है, सन के अराउंड जो है वो बाकी प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। सन सेंटर में रहता है, डेंस है, और बाकी जो पार्टिकल्स, बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो वैसे ही एटम में था कि सेंटर में था हमारा न्यूक्लियस, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जो है वो ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, मैंने कहा न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहे हैं, तो उस पर कुछ फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स जो लगता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो फोर्स होता है क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्या होता है, K। Q1 मतलब तो कौन कौन से चार्जेस थे, Q1 क्या है, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब जो दो चार्जेस हैं उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, उन दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के इक्वल और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो वैसे ही एक चार्ज क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या है, न्यूक्लियस का। Z मतलब न्यूक्लियस का चार्ज की कितना, प्रोटॉन। Z मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा क्या है, प्रोटॉन का चार्ज अपॉन में R स्क्वायर। तो ये फोर्स जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पर लगता है जब वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो R क्या है, उनके बीच में डिस्टेंस, किसके बीच में, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस। जो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, R। तो ये फोर्स जो लग रहा है वो किस पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब ट्राजेक्ट्री, हमने अभी बात करी कि अल्फा पार्टिकल जो है वो अलग अलग ट्राजेक्ट्री से मूव कर रहे थे, कुछ सीधे जा रहे थे, कुछ डेविएटेड थे, और कुछ एकदम से रिबाउंड हुए, रिट्रेस करा उन्होंने पाथ। तो अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री जो है वो एक फैक्टर पे डिपेंड करती है जिसको हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं हम उसको, इंपैक्ट पैरामीटर। इस इंपैक्ट पैरामीटर को डिनोट करते हैं हम B से। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जैसे जो अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल वेक्टर है, कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका इनिशियल वेलोसिटी, जैसे अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है तो ये उसकी क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है।
तो इस वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे सपोज न्यूक्लियस यहां पर है, तो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कहलाता है इंपैक्ट पैरामीटर। जितना कम इंपैक्ट पैरामीटर होगा, मतलब कि ये न्यूक्लियस है और वेलोसिटी वेक्टर जितने उसके पास में होगी, जितना कम इंपैक्ट पैरामीटर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डेविएशन होगा, उतना ज्यादा अल्फा पार्टिकल के पाथ में डेविएशन होगा, और जितना ज्यादा इंपैक्ट पैरामीटर होगा उतना कम डेविएशन होगा। तो अल्फा पार्टिकल क्लोज टू न्यूक्लियस होगा, यानी कि स्मॉल इंपैक्ट पैरामीटर है, तो क्या होगा, लार्ज स्कैटरिंग होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्मॉल b है तो क्या होगा, लार्ज डेविएशन या फिर स्कैटरिंग, ठीक है। लेकिन अगर लार्ज b है तो क्या होगा, स्मॉल स्कैटरिंग, स्मॉल डेविएशन। तो ये होता है हमारा कि इसका मतलब इंपैक्ट पैरामीटर पे डिपेंड करता है हमारी अल्फा पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये है b हमारा, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस न्यूक्लियस से उसके इनिशियल वेक्टर वेलोसिटी का कितना है, वो होता है हमारा इंपैक्ट पैरामीटर। अब देखो इंपैक्ट पैरामीटर इसमें बहुत ज्यादा कम है, ये जो है इसमें इंपैक्ट पैरामीटर जो है वो ये वाली जो लाइन है सबसे नीचे वाली, इसमें इंपैक्ट पैरामीटर तो ऑलमोस्ट जीरो ही है, इसलिए क्या हुआ, ये क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई। सबसे ज्यादा डेविएशन जो आया वो इसी में आया, कितने का, 180 डिग्री का। उसके ऊपर वाली जो लाइन है उसमें क्या है कि वो उसका इंपैक्ट पैरामीटर थोड़ा और बढ़ गया, तो इसका मतलब डेविएशन जो है वो 180 से कम होगा, लेकिन फिर भी क्या है, लार्ज। तो ये कहां चली गई, यहाँ पर। उसके बाद डेविएशन फिर से और बढ़ती गई, ये कहां, यहाँ पर। तो इस तरीके से जैसे जैसे इंपैक्ट पैरामीटर जो है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेविएशन कम होती जाएगी, और जैसे जैसे इंपैक्ट पैरामीटर घटता जाएगा वैसे वैसे डेविएशन जो है वो बढ़ती जाएगी। इस तरीके से हमारी अल्फा पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी जो है वो ट्रेस की जाती है। अब हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के बारे में पढ़ते हैं कि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो कुछ फोर्स होता है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट रहते हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाते और बाउंडेड रहते हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है और वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इलेक्ट्रॉन पर, जिसको हम क्या कहते हैं, Fe। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे लगता है, दो चार्जेस पे लगता है, और ये अट्रैक्शन का फोर्स इसलिए कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड रहता है न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो उसको बाउंड करके रखता है, किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो दोनों के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। अब अगर हमें किसी भी सर्कल में रोटेट करना होता है तो बेसिक फिजिक्स क्या कहती है, अगर हमें किसी सर्कल में रोटेट करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स हम पर लगता है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, हमारा Fc। क्या है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, Fc। ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, और ये है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स Fc। अब किसी भी सर्कल में रोटेट करने के लिए ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था हमारा, E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये भी हमने देखा KQ बाय R स्क्वायर, KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। Fc क्या होता है, mv स्क्वायर बाय R, क्या होता है, mv स्क्वायर बाय R। तो ये R से R कट हुआ, और अगर हम निकालना चाहे R की वैल्यू तो R क्या होगा, E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। ये होगा हमारी R की वैल्यू, यानी कि रेडियस, किस रेडियस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा। तो इसी तरीके से अगर हमें V निकालना हो तो हम V क्या करेंगे, V होगा हमारा E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर R m अंडर रूट, ये होगा हमारा V। यानी कि V की वैल्यू, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R m अंडर रूट, ये है हमारी V की वैल्यू। अगर हमारे पास R है, हमारे पास V है, तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं।
तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। ये क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m, हमारा v² की वैल्यू क्या है, ये v की वैल्यू है, v² की वैल्यू होगी e²/4πε0 rm। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, e²/8πε0। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारी, e²/4πε0। इसका मतलब किस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो हमारे किस तरीके से दी जाती है, e² मतलब चार्ज का स्क्वायर अपॉन 8πε0। अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालने की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी -e²/4πε0। तो और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी होगा e²/-e²/8πε0। ये है हमारी एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब इसमें आपने ये देखा होगा यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन, क्या है, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये इंप्लाई कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड रहता है न्यूक्लियस के साथ, वो इधर उधर स्कैटर नहीं करता। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड नहीं है, अनबाउंडेड है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडेड है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि जो है वो बाउंड है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, जिसके अंदर हमने देखा कि आर क्या है, आर कैसे निकला, वी कैसे निकला, कि जब हमारी, अगर हमें सेंटर मूव करना है तो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब आता है हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम क्या होता है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप करते हैं। तो उससे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की वो है एक एनर्जी जो है वो लिबरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। तो वो स्पेक्ट्रम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बहुत सारी लाइंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइंस जो है वो हमें स्पेक्ट्रम में मिलती है। कब मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में। तो सबसे पहले तो अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे बोहर्स वाले में, बोहर्स ने पोस्टुलेट दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में क्या करते हैं, जंप करते हैं, और क्या करते हैं, एनर्जी जो है वो लूज करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं। अब जैसे सपोज कि कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल पे है और उसको हायर एनर्जी लेवल पे जंप करना है। तो अगर एनर्जी कोई वो एब्जॉर्ब करता है, उसको एनर्जी मिलती है, तो वो क्या करता है, हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर जाता है। तो इससे हमें क्या मिलता है, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और इससे जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है वो क्या मिलता है हमें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर लेवल पे है और वो लोअर लेवल पे आता है, तो वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है, जो एनर्जी डिफरेंस है लेवल्स के बीच में, उतनी एनर्जी वो क्या करता है, रिलीज करता है, एमिट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमिशन। और जिसकी वजह से जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ये जो होती है, ये होती है डार्क लाइंस। ये क्या होती है, डार्क लाइंस होती हैं, जो हमें क्या है, ब्राइट स्क्रीन पे डार्क लाइंस दिखती हैं, वो होती है हमारी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होती है, जब हमें एक एमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है वो हमें मिलता है एक डार्क स्क्रीन पे ब्राइट लाइट्स, और सेम वही वेवलेंथ होती है जिसमें हमें एमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है, वही सेम वेवलेंथ में हमें क्या मिलता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब कोई एक एटम है, जब भी कोई एटॉमिक गैस या एटम है, अगर हम उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्साइट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर लेवल में क्या करते हैं, जंप करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, किस पे, लो प्रेशर पे। तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक वेवलेंथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक वेवलेंथ की हमें लाइन मिलेगी, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही होती है जिसकी हमें लाइन मिलती है। जैसे आपको ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा दिख रहा होगा, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में
एक कुछ ही पर्टिकुलर लाइंस पे ही हमें क्या मिल रही है, स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रा मिलता है। और एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, ब्राइट लाइंस आती है किस पे, डार्क बैकग्राउंड पे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, डार्क लाइंस आती है ब्राइट बैकग्राउंड पे, और एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होती है, ब्राइट लाइंस आती है हमारे पास डार्क बैकग्राउंड पे। तो बहुत सारी लाइंस हमें देखने को मिलती है। ये जो स्पेक्ट्रा है वो किसका स्पेक्ट्रा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का। अब इसके अंदर वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वो हमें क्या है, स्पेसिंग जो है वो आपको दिख रहा है कम होती जा रही है दो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में। ये हम बाद में पढ़ेंगे, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये जो है वो आगे बोहर मॉडल के बाद हम देखेंगे क्या होती है ये सीरीज। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जैसे मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी और हमें क्या मिलता है, डार्क स्पेक्ट्रम मिलता है, डार्क स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है जिसके अंदर ये हमें डार्क लाइट मिल रही है। डार्क लाइट मींस हमें क्या मिल रहा है, एब्जॉर्प्शन है। क्या हुआ इसमें, एब्जॉर्प्शन हुआ एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और हायर लेवल पर जंप करी, हमें क्या मिली, डार्क लाइन मिली। और ये हमें ब्राइट लाइन मिलती है कब, जब एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। तो इस तरीके से हमारे एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा होते हैं। अब आता है हमारा स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या है स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है, सबसे पहले जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो देखी गई वो किसके द्वारा देखी गई, बाल्मर के द्वारा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बाल्मर, उन्होंने विजिबल लाइट में, विजिबल जो एक स्पेक्ट्रा होता है, जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कि एक्सरे, यूवी, विजिबल, ये सब क्या है, अलग अलग रेंजेस है फ्रीक्वेंसीज के, जिसमें हमें जो हम देख पाते हैं, जो हमें विजिबल लाइट, जो हमें विबग्योर दिखता है या जो भी लाइट हमें दिखती है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम में दिखती है, जो ऑलमोस्ट 300 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये स्पेक्ट्रा जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रा जो है, उन्होंने सबसे पहले किसको ऑब्जर्व किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, जिसको क्या बोला गया, बाल्मर सीरीज बोला गया। और किसमें ऑब्जर्व किया उन्होंने, विजिबल स्पेक्ट्रम में, विजिबल लाइट में। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ थी, अभी हमने जो यहां पर देखा, ये जो डायग्राम था इसके अंदर सारा है, इसके अंदर यूवी लाइट भी है, विजिबल लाइट भी है और हमारा एक्सरेज भी है। लेकिन बाल्मर सीरीज जो है वो सीरीज है, ये वाली जो बाल्मर सीरीज है, ये है बाल्मर सीरीज जो सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट को कॉन्स्टिट्यूट करती है। और सबसे पहले स्पेक्ट्रल सीरीज भी सिर्फ विजिबल लाइट में देखी गई। उसके बाद जो है वो लाइमन सीरीज और पास्कल सीरीज आई गई, जिसके अंदर यूवी और हमारी एक्सरेज वगैरह देखे गए, यूवी और इंफ्रारेड। तो जो पूरी बाल्मर सीरीज है उसमें जो हाईएस्ट या फिर लॉन्गेस्ट जो वेवलेंथ थी वो थी हमारे 656.3 नैनोमीटर। नैनोमीटर मींस इंटू 10⁻⁹ मीटर, मतलब 656.3 इंटू 10⁻⁹ मीटर की वेवलेंथ जो थी वो बाल्मर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देखी गई, जिसको हमने क्या नाम दिया, एच एल्फा। क्या नाम दिया हमने इसको, एच एल्फा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में एच एल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, ये जो है वो नाम दिए गए किसमें, ये जो है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट लैम्डा। लॉन्गेस्ट लैम्डा वाले को नाम क्या दिया, हमें एच एल्फा दिया गया, जो हमें किस में दिख रहा है, रेड लाइट में दिख रहा है। और इसकी वेवलेंथ क्या है, 656.3 नैनोमीटर। ये है हमारी एच एल्फा की लाइन, जो सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है। ये क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जिसमें क्या है, सिर्फ विजिबल में है। किसमें है, विजिबल स्पेक्ट्रा में है। फिर उसके बाद एच अल्फा बीटा दिया गया, ये तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, उससे जो थोड़ी छोटी वेवलेंथ है उसको क्या नाम दिया गया, एच बीटा, जो हमारा कलर क्या देती है, ब्लू ग्रीन। किस कलर की होती है, ब्लू ग्रीन की। और इसकी वेवलेंथ क्या है, 486.1, क्या है, 486.1 नैनोमीटर। उसके बाद ये इसको नाम क्या दिया, एच बीटा। और उसके बाद थर्ड लाइन यानी कि 434.1, जिसका 431.4 नैनोमीटर, जिसका कलर क्या था हमारा, वॉयलेट। इसको नाम क्या दिया गया, एच गामा। तो इस तरीके से जैसे जैसे वेवलेंथ जो है वो कम होती जाती है, वैसे वैसे उनका स्पेक्ट्रम जो है वो अलग अलग कलर की
लाइट जो है वो देता है, जैसे हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो किसमें दे रहा है, रेड कलर। उसके बाद की जो वेवलेंथ है जिसको हमने एच बीटा कहा गया, वो कौन सा कलर दे रहा है, ब्लू ग्रीन, एंड देन वॉयलेट एंड देन सो ऑन। तो ये जो है ये है देखो एच अल्फा हमारी जो है वो लाइन क्या है, ये रेड लाइन। उसके बाद ये एच बीटा ये हमारी है ब्लू ग्रीन लाइन, फिर ये है एच गामा, फिर है हमारा एच डेल्टा, और उसके बाद ये दे रखा है एच इन्फिनिटी। एच इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जहां पर हमारी जो एकदम ही शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब ये है कि इसके बाद जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस हो जाता है और बाल्मर सीरीज वहां पर खत्म हो जाती है। ये क्या है हमारा बाल्मर सीरीज, जिसमें 4 लाइन है, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा और एच डेल्टा, और उसके बाद एच इन्फिनिटी का मतलब है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा हमें आगे देखने को मिलेगा। ये है हमारा पूरा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, जिसमें जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वेवलेंथ घटती जाती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या थी, रेड की, जैसे जैसे वेवलेंथ घटती जाती है वैसे वैसे हमारी इंटेंसिटी जो है वो लाइट की वो वीकर होती जाती है। जो रेड इंटेंसिटी होती है वो एकदम हाई होती है और ब्राइट होती है, और जैसे जैसे वेवलेंथ घटती जाएगी वैसे वैसे हमारी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है और लाइंस जो है वो क्लोजर आते जाते हैं। ये लाइंस में देखो कितनी दूरी है, और उसके बाद क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो पास पास आने लगे। तो जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होती है स्पेक्ट्रल लाइन पास आती है और इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। जो बाल्मर सीरीज थी उसमें क्या दिया गया, बाल्मर फॉर्मूला दिया गया, जिससे हमें पता चलता है कि किस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी एनर्जी लेवल है। इसको हमने क्या नाम दिया गया, बाल्मर फॉर्मूला, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या पता चलता है, हमें वेवलेंथ पता चलता है अगर हमें ये पता है कि कौन से एनर्जी लेवल पे वो इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है वो n इज इक्वल्स टू 2 के लिए है हमारा, ये क्या है, बाल्मर सीरीज के लिए है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसके लिए है, बाल्मर सीरीज के लिए, जो है हमारा विजिबल लाइट, किसमें है ये, विजिबल में। ये फॉर्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल्स टू r। ये r जो है इसको हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, r की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स क्योंकि 1/λ, लैम्डा क्या होता है मीटर्स में, तो r की यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स। तो रेडबर्ग की वैल्यू जो आपको याद रखनी है वो है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। और ये है हमारा बाल्मर फॉर्मूला, जो किसके लिए है, विजिबल लाइट के लिए है। यहां पर 2 है, तो 2 का मतलब क्या है, बाल्मर। अगर यहां पर 1 होता तो इसका मतलब है लाइमन। ये देखो 1, ये जो है वो लाइमन सीरीज जो है यूवी लाइट में, किसमें है, ये यूवी लाइट में। जो बाल्मर सीरीज है वो हमें विजिबल रीजन में होती है, जो यूवी रीजन है वो है हमारा क्या, लाइमन सीरीज, जिसमें ये क्या है, 1 होता है। N1 क्या है हमारा, 1, मीन्स कि जब लाइट जो है वो n इज इक्वल्स टू 2 से, अगर n इज इक्वल्स टू 2 है, वहां से n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5, उसके बाद जब जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो स्टार्टिंग लेवल है इलेक्ट्रॉन का, अगर वो n इज इक्वल्स टू 2 है तो वो क्या देगा, बाल्मर सीरीज देगा, जिसमें n इज इक्वल्स टू 3 अगर जंप करा तो हमारी फर्स्ट लाइन दिखेगी हमें, n इज इक्वल्स टू 4 जंप करा तो हमें सेकेंड लाइन दिखेगी, यानी कि h बीटा, फर्स्ट लाइन h गामा। उसके बाद थर्ड लाइन अगर n इज इक्वल्स टू 4 पे जंप करा तो हमें क्या मिलेगा, h गामा। तो वैसे ही अगर n इज इक्वल्स टू 1 पे कोई इलेक्ट्रॉन है और n इज इक्वल्स टू 2 पे जा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या देगा, हमें लाइमन सीरीज देगा, जिसका फॉर्मूला इस तरीके से दिया जाता है। ये जो n है इसकी वैल्यू होती है 2, 3, 4, मींस 1 लेवल पे है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो वो जंप कर रहा है वो 2, 3, 4 ऐसे ऐसे वो जंप कर रहा है। उसके बाद आती है हमारी लाइमन सीरीज, आ गया n इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद आता है हमारा n इज इक्वल्स टू 2 बाल्मर सीरीज, फिर हमारा n इज इक्वल्स टू 3 पास्चन सीरीज, n इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट सीरीज और n इज इक्वल्स टू 5 टीफन सीरीज। ये n जो है ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इनिशियल लेवल क्या है इलेक्ट्रॉन का। अगर इनिशियल लेवल इलेक्ट्रॉन का 1 है, इसका मतलब क्या है, लाइमन। उसके बाद वो जंप करेगा 2 में, 3 में, 4 में एंड सो ऑन। अगर बाल्मर सीरीज है, इसका मतलब इनिशियल लेवल क्या है, n इज इक्वल्स टू 2, और उसके बाद वो जंप करेगा आगे हायर में। तो ये सब जो है वो किसमें होती है, हमारी इंफ्रारेड में। किसमें, इंफ्रारेड। बाल्मर विजिबल में, लाइमन यूवी में, और बाकी की 3 यानी कि पास्चन, ब्रैकेट और प्रीफन किसमें होती है, हमारी इंफ्रारेड में। अब हमारा यहाँ पर पार्ट 1 खत्म होता है एटम वाले चैप्टर का, जिसमें हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग देखा, और उसके बाद में हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा,
कैसे स्पेक्ट्रल सीरीज होती है, कैसे बार्मा फॉर्मूला होता है, वो सब देखा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया एंड थैंक यू सो मच।